नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलराइट जी, जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक, खेतों खलियानों मैदानों बियाबानों रेगिस्तानों पर से लहराती गुदगुदाती और आप सबकी खूबसूरत समातों से टकराती आवाज आरजे अलिशफा इजाज और जनाब मीडियम बन रहा है आपका अपना नई सुबह वेब रेडियो। तो लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद, यकीन और दुआ यही है लिसनर्स कि आप लोग अपनी लाइफ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, चहचहाते हुए और गुनगुनाते हुए गुजार रहे होंगे। वैसे आजकल तो फरवरी का मौसम है, बहारों की आमद है, तो काफ़ी मज़े का मौसम हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के इलाके का मौसम कैसा है? हमारे इलाके में तो काफ़ी खुशगवार मौसम है। लाइक सर्दी भी है, गर्मी भी है, स्ट्रॉबेरीज भी हैं आसपास तो आजकल। तो बताइए आप लोगों के साथ क्या चल रहा है। और हमेशा की तरह लिसनर्स, हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और आप लोगों के साथ गपशप लगाएंगे और हमारा और आपका साथ रहेगा अब से लेकर मजीद 1 घंटे तक। और 1 घंटे में बहुत सी चीज़ें सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी, आपसे सुनेंगे भी, आपको बताएंगे भी और आप लोगों के साथ वक्त बिताएंगे भी। और अकेले नहीं बिताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल अकेले नहीं है। मैं अकेली नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आप लोगों का साथ देने आऊँ और मेरे साथ एक और कोई को होस्ट ना हो। हम आप लोगों के लिए एक को होस्ट भी लेकर आए हैं। आने वाले होंगे हमारे स्टूडियोज तक, अभी पहुंचे नहीं है, बस अभी पहुंचने वाले हैं। और वो देखें, वो दरवाजे से एंटर हो गए हैं, वो आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं और ये आके इन्होंने मुझसे माइक सीखना। ओके, एक मिनट उमर, 1 मिनट, मुझे लिसनर्स को भी सलाम करने थे सही तरह। मैंने भी अभी शुरू किया है भाई। लिसनर्स, ये हमारे आरजे उमर आ गए हैं, तो अब आप इन्हीं की जुबानी इनका हाल सुनिए। तो बताइए उमर, क्या बताना चाहते हैं लिसनर्स को? इतनी जल्दी किस चीज की है? जी अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, हमारे इस प्रोग्राम को भी। ये अच्छा है कि इंटरनेट के ज़रिए से आप कहीं पर भी प्रोग्राम सुन सकते हैं, नई सुबह की नशियात सुन सकते हैं। इसलिए मुझे आइडिया था कि लिशफा कौन सी बातें कर चुकी हैं और कौन सी इन्होंने करनी, खैर ये भी आइडिया हो जाता है, इतने शोज़ इनके साथ किए। बहरहाल मुझे लिसनर से बातचीत करनी थी, इसी वजह से मैं भागता दौड़ता यहाँ तक पहुँचा। बस बहुत सी मसरूफियात हैं, उनका जिक्र आगे चल कर करते हैं कि जिसकी वजह से ताख़ीर हो गई। वगरना आपको तो पता है लिसनर्स, आपसे मिलने का इतना शौक है मुझे कि मैं अक्सर पहले ही पहुंच जाता हूं, वक्त से भी पहले पहुंच जाया करता था, लेकिन इस पर वाकई ताख़ीर हुई है। खैर, अब तो पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर और आपसे गुफ्तगू का ये सिलसिला है, ये अब शुरू हो गया है और ये थमेगा नहीं। 1 घंटे तक यहाँ भरपूर हल्ला गुल्ला होगा, एंजॉय करेंगे हम सब मिलकर, गाने भी सुनेंगे, इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचाएंगे, गप लगाएंगे, कुछ आपकी बातें सुनेंगे, कुछ आपको बताएंगे जैसे कि लिशफा ने कहा, और वक्त बिताएंगे। यानी कि ज़बर और ज़ेर के साथ इन्होंने एक ही लफ्ज़ को 2 बार कहा है लिसनर्स। हाँ, मैं आपको इनकी शिकायतें भी लगाऊंगा साथ में। तो बस ठीक है लिसनर्स, आपकी और मेरी टीम बन गई और मुकाबला होगा आज अलिशफा इजाज के साथ। देखते हैं फिर कौन जीतता है। लिसनर्स, अल्लाह मेरी खैर करे, आप लोगों ने उमर के साथ अगर टीम अप किया तो फिर ये मेरे साथ ज्यादती है भाई। मेरे साथ भी कुछ लिसनर्स होंगे, है भाई। उमर के साथ आप लोगों ने खाली टीम अप नहीं करना। तो बहरहाल उमर, बताइए आप कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं और क्या चल रहा है? वैसे उमर, मौसम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बल्कि 1 मिनट, मौसम वगैरह के बारे में तो हम लिसनर्स को बताएंगे, पर पहले हम लिसनर्स को कुछ और बताएंगे कि वो ये वक्त जो हमारे साथ बिताएंगे, वो ये बिताएंगे कैसे, क्या जरिया होगा, कैसे वो हमें सुन सकेंगे, क्या करेंगे? जरा पहले लिसनर्स को वो तो बताते चलें। जी अलिशफा, मैं तो आपके बताएंगे और बिताएंगे को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ कि एक ही वर्ड है लेकिन ज़बर और ज़ेर का फ़र्क है। यानी वो कहते हैं ना कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया, तो बिल्कुल वही वाली बात है। बाकी लिसनर्स को बिल्कुल बताते हैं कि आप हमें सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.naisubah.org/radio। www कहते हैं तो खैर मुझे रेसलिंग याद आ जाती है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.naisubah.org/radio। इस वेबसाइट पर जाइए, प्ले बटन को तलाश कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए और हमारी इस नशियात से आप महजूज हों। बाकी वहाँ पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा जो भी उस वक्त हमारी इस वेबसाइट पर नशर हो रहा होगा। यानी कि आप हर बुध को हमारे प्रोग्राम सुनते हैं तो वहाँ पर हमारे प्रोग्राम का नाम भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, जो कि आपको ज़बानी याद है, पाकिस्तान के रंग नई सुबह के संग। क्योंकि हम आपके दिल में बसते हैं ना, तो जो दिल में बसते हैं उनको याद थोड़ी रखना पड़ता है, वो तो वैसे ही याद होते हैं। क्यों अलिशफा? जी लिसनर, इसी के साथ साथ आप हमें फेसबुक पर भी अप्रोच कर सकते हैं। फेसबुक पर अप्रोच करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/नई सुबह। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पे आप हमें अपने जो फीडबैक है उससे आगाह कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033086000072।
जी तो उमर, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसी नंबर को उर्दू में बताया देता हूँ। बाकी आज मैं आपके अल्फाज को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, महजूज और महसूस। तो भाई आज तो आपकी जो वोकैबलरी है वो बहुत शानदार हुई है। बाकी ये कि व्हाट्सएप नंबर उर्दू में बताए देते हैं 033086000072। जी लिसनर्स, इस नंबर पर हमारा साथ दो, अपना फीडबैक आप पहुँचा सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें आप बता सकते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में क्या है जो आपको पसंद आ रहा है और क्या है जो कि आपको ज़रा पसंद नहीं आ रहा। आरजेस के अलावा और आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा तो आप ज़रूर बताइएगा। आरजेस यही है, इन्हीं से गुजारा करना होगा। खैर इन्हीं से क्या, यहाँ पर आपको पता है कि आरजेस भी बदलते रहते हैं, नए नए आरजेस आते रहते हैं। बहरहाल आप लोगों को बताते चलें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के रंग नई सुबह के संग। इस प्रोग्राम में हम आपको डिफरेंट जगहों पर लेके जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों का टूर करवाते हैं, मुख्तलिफ जगह हम एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी सैर कराते हैं, खुद भी सैर करते हैं। एक वर्चुअल टूर हो जाता है, मजा आता है। बाकी जिन लिसनर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया उन्हें आरजे अलिशा की जानिब से मोहब्बत भरा सलाम। आरजे उमर भी यही हैं, आप लोगों को मोहब्बत भरा सलाम वो भी दे रहे हैं। उन्हीं की तरफ जाते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। वैसे आरजे उमर, अभी पिछले दिनों बसंत भी चल रही थी, तो बताइए आपका बसंत फेस्टिवल कैसा गुजरा, क्या एक्टिविटीज रही आपकी बसंत पे? जी अलिशा, बिलाशुबा पाकिस्तान में बड़े जोश व जज्बे से ये इवेंट जो है मनाया गया है और काफ़ी अरसे के बाद जो है इस तरह से सेलिब्रेशंस हुई। और बसंत जो है पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा होता था, पाकिस्तान का एक रंग होता था जिसको अब दोबारा से हमने देखा है और ऑब्ज़र्व किया है। बाकी ये है कि मैंने तो क्या एंजॉय करना था, मेरे तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। आज भी भागता दौड़ता और ताख़ीर से इसीलिए पहुँचा हूँ कि शाम 6 तक जो है मैं इम्तिहान ही में मुब्तला था यानी कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। बहरहाल आज भी पेपर था और अभी मेरे जो फाइनल्स है वो कंटिन्यू है। लिसनर्स से भी ये गुजारिश है कि मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला इनमें भी कामयाबी अता फरमाए। तो ये जो बसंत का इवेंट है, मैं इतना ज़्यादा एंजॉय तो इसको नहीं कर सका, लेकिन अब ये सिलसिला चूँकि चल निकला है तो उम्मीद है कि हर साल हुआ करेगा और हमें भी सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। इससे पहले तो बस डिस्कशन ही सुनी थी कि बसंत पे इस तरह से होता था, इस तरह से गुडियाँ उड़ाई जाती थी, इस तरह से जो है वो क्या उसे कहते हैं बो काटा होता था, और इस तरह के बहुत से गाने भी हमने सुन रखे हैं, अपने प्रोग्राम्स में हम प्ले भी करते थे, लेकिन हमें दुरुस्त तरीके से पता नहीं था कि ये पाकिस्तान का कौन सा रंग है। बहरहाल लिसनर्स, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताती चलूँ तो हमारा बसंत का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग जमा हुए हुए थे अपने जो गांव के एरिया है वहाँ पर हम लोगों ने सारे कजन्स ने मिलके ढेर सारी काइट फ्लाइंग की। एक जगह पे गजरे रखे हुए थे, जो आ रहे थे गजरे पहनाए जा रहे थे, फूल ही फूल थे लॉन में। और हम लोग एक जगह गए, वहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे, वहाँ पे भी गजरे तकसीम हो रहे थे और लोगों ने बहुत एंजॉय किया और हम सारे कजन्स ने भी बहुत एंजॉय किया। और इस बार मजे की बात है कि मेरा भी पतंग उड़ाने का इत्तेफाक हुआ। पहली बार मैंने पतंग उड़ाई और मुझे बहुत एंजॉय किया मैंने पतंग उड़ाने को। खैर मैंने अकेले तो नहीं उड़ाई, मेरे साथ मेरे भाई थे, उन्होंने लेग पकड़ के तो मुझसे कहा कि आओ अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तो तुम थोड़ी सी करो। तो मैंने थोड़ा सा पतंग को एक्सप्लोर किया, पतंग उड़ाने को भी, तो मुझे भी बहुत मजा आया इस बार और काफी एक नया एक्सपीरियंस था। पहले मुझे डर ही लग रहा था, मुझे डोर और इन चीजों से बहुत डर लगता है कि भाई ये हमें कुछ और ही ना हो जाए, बट फिर मजा आया, अच्छा लगा। तो लिसनर्स, बसंत भी पाकिस्तान का एक रंग है और पाकिस्तान के और बहुत सारे रंग हैं। जैसे बसंत में हम लोग पतंगबाजी करते हैं, इस तरह से और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे पुराने ज़मानों में एक्टिविटी होती थी शिकारबाजी की, आप लोगों ने सुना होगा। तो शिकारबाजी एक बहुत अहम खेल था और पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम शहर है शेखुपुरा, जहाँ पर सुना है कि मुगलिया दौर में शिकार किया जाता था, शिकार खेला जाता था और मुगल जो थे वो यहाँ पर शिकार खेलने आते थे। तो शेखुपुरा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं आरजे उमर से कि शेखुपुरा की क्या हिस्ट्री है, क्या शेखुपुरा की क्या अहमियत है। तो उमर बताइएगा ज़रा शेखुपुरा के बारे में। आज हम अपने लिसनर्स को शेखुपुरा में ही कहीं लेके जाते हैं, मेरे ख्याल से वहीं चलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अलिशा ने तकरीबन अनाउंस कर ही दिया है कि आज हम हिरन मीनार लेकर जा रहे हैं जो कि शेखुपुरा में वाक़ है। तो आज हिरन मीनार के हवाले से ही बातचीत होगी और ये लाहौर से कमोबेश 40 किलोमीटर के फासले पर हिरन मीनार मौजूद है, यानी शेखुपुरा और लाहौर के दरमियान कुछ ज़्यादा फासला नहीं है। बाकी जिस तरह से मुग़लों की बात हुई तो वो कहते हैं ना कि मुग़ल जहाँ भी गए अपना निशान छोड़ गए, यानी कि उन्होंने बहुत अपना एक नाम बनाया है। जिस तरह की तामीरात हुई मुग़लिया दौर में, हम यहाँ शाही क़िले का जिक्र कर चुके हैं, इसके अलावा
जो लेक थी कलर कहार लेक, उसका जिक्र हो चुका है। तो उन्होंने बहुत शानदार तामीरात की जिसकी वजह से मुगलिया जो दौर है वो मशहूर है। इसके अलावा उनके जो तर्ज हुकूमत है, तर्ज हुक्मरानी, उन्होंने बहुत से काम किए आवाम की फ़लाह के लिए और बहुत से फ़लाही इदारे भी कायम किए। और इसके अलावा ये है कि जब मुगलिया दौर चल रहा था तो उस वक्त जो हिंदुस्तान की मईशत है वो भी किसी हद तक बेहतर हुई थी। इसके अलावा अगर मनफी चीज़ों की बात करें तो वो ये भी है कि जी वो बहुत शाहाना ज़िंदगी गुजारते थे, बहुत ऐशो इशरत करते थे। यकीनन जब बादशाह होंगे तो वो फिर ऐसी ज़िंदगी ही गुजारेंगे, लेकिन ये कि उन्होंने बहरहाल कहीं ना कहीं आवाम का ख्याल भी रखा। तो जो उन्होंने बहुत सी इमारतें तामीर कराई जिनका जिक्र हमारे शो में होता रहता है, उन्हीं में से एक हिरन मीनार भी है कि जिसके मुतालिक आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। तो हिरन मीनार के मुतालिक हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब हमने शो किया था कलर कहार लेक पे, तब से आपको बताया था कि ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो मुगलिया दौर के पहले बादशाह थे। तो वहाँ से उनका जो सिलसिला है हुकूमत का वो भी शुरू हुआ और वो मुगलिया दौर की पहली तामीर थी। वहाँ पर जो चबूतरा तामीर किया गया था तो वो पहली तामीर थी और वहाँ से लेके अब हिरन मीनार तक हम आपको पहुँचाते हैं। यानी कि ज़हीरुद्दीन बाबर की बात जो है वो फिर हुमायूं आए। खैर इनको ज़्यादा तामीरात का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि जंगो जदल होती रही, लड़ाइयाँ होती रहीं और इक़्तिदार के हुसूल की लड़ाई थी बहरहाल कि कौन है जो इस सल्तनत पे हुकूमत करेगा। और आप तो जानते ही हैं कि हुमायूं का मुकाबला हुआ था शेरशाह सूरी से और एक मौके पर शिकस्त भी हो गई थी और हुमायूं को वापस लौटना पड़ गया था ईरान और वहाँ से फिर पलट कर दोबारा वार किया और फिर से इस हिंदुस्तान की सल्तनत को हुमायूं ने हासिल किया। खैर उसके बाद वो कुछ ज़्यादा अरसा तक जिंदा न रह सके और सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक हो गए। उसके बाद यह है कि फिर दौर आता है जलालुद्दीन अकबर का। इनका भी तज़किरा आप सुन चुके हैं, जब हमने शाही क़िले पर शो किया था तो तब इनका जिक्र किया था। यानी इनका जो दौर है वो कहा यह जाता है कि मुगलिया दौर का सबसे बेहतरीन दौर है। यानी अगर मईशत के हवाले से, पैसे के रेल पेल के हवाले से बात करें, उस वक्त सबसे ज़्यादा ख़जाने में दौलत मौजूद थी। तो ये इनका एक बड़ा शानदार दौर था। और उसके बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर का जैसे हम नाम सुनते हैं तो हमें जंगो जदल भी याद आता है, यानी कि फतूहात याद आती हैं, इसके अलावा तामीरात याद आती हैं और इसके अलावा इश्क व मोहब्बत की दास्तान है। तो खैर ये जो हिरन मीनार है ये भी एक इश्क व मोहब्बत ही की दास्तान है। ये आगे चलकर आपको लिशबा बताएंगे कि इसका और मोहब्बत का आपस में क्या ताल्लुक़ है, यानी कि हिरन मीनार का। खैर जो जहांगीर थे, यानी कि जिनका हम तज़किरा कर रहे हैं शहनशाह जहांगीर, उनको अपनी बेगम साहिबा से बहुत मोहब्बत थी जो कि थी मलिका नूरजहां। यानी कहा यह जाता है कि जो शहनशाह जहांगीर है वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे और इनकी बेगम साहिबा जो है वो इन पर हुकूमत करती थी। खैर बहुत से शादीशुदा लोग जो है वो ये बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं कि इसमें नई कौन सी बात है। तो जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए यकीनन इसमें बहुत सी नई बातें हैं। खैर आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो जहांगीर है इनके जो हुकूमत का वक्त है वो 1605 से शुरू होता है और 1627 तक इन्होंने हुकूमत की है। और इसके अलावा ये कि शेखुपुरा का जिक्र हो रहा था तो चूँकि बहुत ज़्यादा शौक़ था इनको शिकार का, जिसकी वजह से शेखुपुरा का रुख किया करते होते थे। लाहौर से करीब भी था और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब मैदान मौजूद थे, जंगलात मौजूद थे, एक वसी इलाके पर सब्ज़ा फैला हुआ था और यहाँ बहुत से हिरन भी आ जाया करते होते थे। तो इसलिए जो है वो जहांगीर यहाँ पर आते थे और अपनी बेगम के हमरा आते थे। यानी मुग़लों का एक खासा ये भी रहा है वो जब कभी शिकार पर जाते थे तो अपनी ख़वातीन को भी साथ लेकर जाते थे। और इनकी जो बेगम थी मलिका नूरजहां, खैर इनसे मुझे मलिका तरन्नुम नूरजहां याद आ जाती हैं, वो ज़रा कम अरसा हुआ ना उन्हें इस दुनिया से गए हुए। खैर ये मलिका नूरजहां और हैं, ये शहनशाह जहांगीर की मलिका हैं। तो खैर इनको बहुत ज़्यादा शौक़ था फूलों का, इसलिए बाग भी तामीर करवाया गया। और इसके अलावा ये है कि बहुत शौक था शहनशाह जहांगीर को शिकार का, तो इसलिए दोनों के शौक पूरे हो जाते थे जब वो शेखुपुरा चले जाते थे। तो और इसके अलावा ये है कि जो मलिका नूरजहां है उन्होंने बहुत सी मुहिम्मात में यानी वो शामिल रही जब शिकार के लिए जाते थे शहनशाह जहांगीर। यहाँ तक कि एक मरतबा अपनी बंदूक से मलिका ने बाकायदा शेर का शिकार कर रखा है, यहाँ तक वो माहिर हो गई थी। बहरहाल यहाँ पर जब वो शिकार के लिए आते थे तो उस वक्त यहाँ पर एक हिरन भी मौजूद था और उस हिरन के साथ क्या हुआ ये हम वक्फे के बाद बताएंगे, बल्कि हम क्या बताएंगे अलिशबा ही आपको बताएंगे। खैर अलिशबा भी हम में ही शामिल होती है, लिसनर्स मैं आप यानी कि लिसनर्स आप और फिर अलिशबा हम सब फिर हम है ना, इनको भी कोई बात नहीं शामिल कर लेते हैं कि टीम बना लेते हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान के रंग नई सुबह के संग और आप महसूस हो रहे होंगे यकीनन और एंजॉय कर रहे होंगे हमारी इस नशियात को, हमारे इस प्रोग्राम को। बाकी ये है कि फ़िलहाल हम कुछ जिक्र कर रहे हैं शहनशाह जहांगीर की मोहब्बत का। और वैसे मैंने कहा कि शहनशाह जहांगीर का जहाँ जिक्र आता है वहाँ पर मोहब्बत और इश्क की जो दास्तानें हैं वो भी साथ में याद आती हैं। और इसके अलावा एक और बादशाह भी हैं जो कि है शाहजहाँ, और उनके मतलब भी यानी कि दो बादशाह हैं कि जिनकी जो
بیگمات تھیں وہ خاتون اول تھی، ورنہ مغلیہ دور میں یہ خاصا رہا ہے کہ جو ان کی والدہ ہوتی تھیں، یعنی کہ بادشاہوں کی جو والدہ ہوتی تھیں، ان کو بہت اہمیت حاصل ہوتی تھی. یعنی خواتین میں جن کو سب سے زیادہ اختیارات حاصل ہوتے تھے وہ بادشاہ کی والدہ ہوتی تھی. لیکن یہ دو بادشاہ ایسے ہیں جن میں شہنشاہ جہانگیر ہیں اور شاہ جہاں ہیں کہ جن کی جو بیگم صاحبہ تھی ان کو خاتون اول کا اختیار حاصل تھا، یعنی کہ ملکہ نور جہاں اور اسی طرح سے ملکہ ممتاز. تو یہ دو خواتین تھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں تمام تر جو اختیارات ہیں وہ استعمال کیے ہیں. باقی یہ تو ایک محبت تھی جہانگیر کی جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، جو کہ انہوں نے کی ملکہ نور جہاں سے. دوسری محبت کی کہانی سنیے الشفا اجاز سے. جی تو لسنرز، آپ لوگوں کو ایک کہانی سناتے ہیں. کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بار جہانگیر اپنے ریگولر روٹین کے مطابق شکار کھیلنے گئے اور وہاں پر وہ شکار کر ہی رہے تھے کہ انہیں ایک ہرن ملا. انہوں نے شکار کرنا تھا، بٹ وہ ہرن جب ان کے ہاتھ آیا تو چونکہ بہت خوبصورت ہرن تھا تو وہ جہانگیر کو بہت پسند آیا اور اس ہرن کا نام دیا گیا مانسراج، یعنی ہرنوں کا راجا. اس ہرن کو جہانگیر نے اپنا پالتو ہرن بنا لیا، اس کو اپنے پالتو ہرن کا درجہ دیا اور اس ہرن کو اپنے ساتھ وہ لاہور یعنی شاہی قلعے لے گئے. اور اس کے بعد اس ہرن کو باقاعدہ تربیت دی گئی اور وہ جہانگیر کا پالتو ہرن بن گیا اور پھر اسے ایک شاہی ہرن کا درجہ دے دیا گیا. جہانگیر کی اس ہرن سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ اس کو وہ پیار سے مانسی بھی کہا کرتے تھے اور پھر اس کو اکثر اپنی جو شکاری مہمات ہیں ان پر لے کر جایا کرتے تھے. اور اس ہرن کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ دوسرے جو شکار کرنے کے لیے جانور ہوتے تھے ان کو لے کر آتا ہوتا تھا، ان کے سامنے یہ ایک مہرے کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور وہ ان جانوروں کو لے کر آتا تھا اور پھر جہانگیر اس ہرن کی مدد سے باقی جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے. بات کچھ یوں ہے کہ ایک بار جہانگیر اسی طرح بیگم نور جہاں کے ساتھ شکار پر گئے اور یہ ہرن یعنی مانسی ان کے ساتھ ہی تھا. تو کچھ اس طرح سے ہوا کہ جہانگیر اپنی ریگولر روٹین کے مطابق شکار کھیل رہے تھے کہ ایک دم ان کا جو تیر تھا وہ انہوں نے چھوڑا اور وہ جا کر شکار کو لگنے کے بجائے مانسی کے گردن میں ہی پیوست ہو گیا. اور پھر مانسی کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آئے اور اس نے اپنے وفا کے پیکر جہانگیر بادشاہ، جن سے مانسی کی ایک محبت بھری داستان تھی، مانسی کا ایک لگاؤ تھا، اس نے آ کر جہانگیر کی گرد میں سر رکھا اور پھر مانسی نے وہیں پہ دم توڑ دیا. تو یہ ایک خوبصورت سی داستان ہے جہانگیر بادشاہ کی اور مانسی یعنی مانسراج ہرن کی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کو اس ہرن کے مرنے کا اتنا دکھ ہوا کہ انہوں نے یہاں پر ہرن کی یاد میں ہرن کی قبر بھی بنائی گئی اور پھر ہرن کی یاد میں ایک پورا مینار تعمیر کرایا گیا جس کو ہرن مینار کا نام دیا گیا. اور ابھی بھی اگر آپ ہرن مینار جائیں تو وہاں پر آپ کو مانسی کی قبر بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور ہرن مینار بھی دیکھنے کو ملتا ہے. ایون جب ہم نے وزٹ کیا ہرن مینار تو وہاں پر باقاعدہ ایک سرخ رنگ کی ٹائلوں سے ایک چبوترا بنایا گیا ہے جہاں پر مانسی کی قبر ابھی بھی موجود ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. تو یہ تھی کچھ ہرن مینار کی ہسٹری اور اس ہرن کی ہسٹری جس سے جہانگیر کا لگاؤ تھا. تو عمر کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس اسٹوری کے بارے میں؟ جی ہاں بالکل، یہاں سے دیکھیے کہ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی کس قدر محبت تھی بادشاہ کو. اور بہت کم ایسے جانور ہوں گے کہ جن کی باقاعدہ ہمیں تاریخ مل جاتی ہے، جن میں سے ایک یہ ہرن بھی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک مینار بھی تعمیر کرایا گیا ہے. باقی اگر ہم اس مینار کی بات کریں تو یہ جو مینار ہے یہ ابتدا میں 130 فٹ بلند تھا، لیکن بعد میں ایک حادثہ ہوا جس کے باعث اس کے اوپر کا جو 20 فٹ ہے وہ منہدم ہو گیا اور اب یہ 110 فٹ بلند ہے. اور باقی اس مینار کے لیے 100 سیڑھیاں ہیں اگر اس پر جانا ہو، اور یہ چونے کے پتھر کی بنی ہوئی یہ سیڑھیاں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ 176 روزنز بھی اس مینار پہ موجود ہیں. تو یہ کچھ اس مینار کے حوالے سے بات چیت ہے. اور یہ 1606 کا حادثہ ہے جو کہ الشفا آپ کو بتا رہی تھی کہ جب یہ ہرن کو تیر لگ گیا اور وہ اس دنیا میں نہ رہا. باقی یہ کہ 1620 میں اس ہرن مینار کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی یہاں بنائی گئی جس میں ایک بڑا ہی شاندار تالاب بھی ہے. اور اس تالاب کے لیے جو پانی ہے وہ دریائے راوی سے پہنچایا گیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ 450 فٹ چوڑا ایک نالا تھا، ایک نہر تھی کہ جس کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ یہاں تک پہنچایا جاتا تھا اور اس تالاب میں پھر وہ پانی آتا تھا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کا بھی بہرحال اہتمام موجود تھا. خیر اب وہ نالا یا وہ نہر موجود نہیں ہے، اس لیے آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر
फिर दरिया रावी से कहाँ से आता था और किस तरह से पानी यहाँ पे पहुँचता था, तो अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि मंजर आम से गायब हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद ये है कि ये तालाब बहरहाल मौजूद है, और ये जो तालाब है ये 750 फुट लंबा है और 630 फुट जो है चौड़ा है, और यहाँ पर कश्ती रानी होती है, लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक पिकनिक पॉइंट बन गया है। और पंजाब के जो बेहतरीन सियाहती मकामात हैं उनमें से एक है हिरन मीनार। यहाँ पर लोग आते हैं और बड़ा ही क्वालिटी टाइम यहाँ पर गुजारते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी इस लाइफ को। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जो बारादरी मौजूद है तो 90 फुट बुलंद है, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो ज़ेर ज़मीन यानी पानी में भी मौजूद है। यानी जब कभी बादशाह और मलिका आते थे तो वो यहाँ पर आराम किया करते थे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके आसपास के इलाके की। यानी अब हमने आपके साथ ये भी शेयर किया है कि हिरन मीनार क्यों बनाया गया और उसके आसपास क्या कुछ मौजूद है। बाकी अगर आपको इस तालाब के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देती चलूं तो इस तालाब को एशिया के सबसे बड़े तालाब होने का एहसास भी हासिल है। इस तालाब में कश्ती रानी के साथ साथ तैराकी की और वाटर स्लाइड्स की भी सहूलत मौजूद है। और हिरन मीनार के बारे में आपको थोड़ी सी और डिटेल देती चलूं लिसनर्स, तो कहा जाता है कि जब हिरन मीनार तामीर हुआ तो उसके बाद हिरन मीनार के ऊपर चढ़कर लोग देखा करते थे, और दुश्मनों की नकलो हरकत पर नजर रखी जाती थी हिरन मीनार के जरिए। और इसके अलावा सुना जाता है कि जंगलों के अंदर जरा सी भी नकलो हरकत होती थी तो घोड़ों के पैरों से जो धूल उड़ती थी उस धूल को देखकर अंदाजा किया जाता था कि दुश्मन इस वक्त कहाँ है, और दुश्मन की क्या जो स्ट्रैटेजीज हैं उनका अंदाजा लगाया जाता था। तो हिरन मीनार ने हमें हमारी जंगी लिहाज से तैयारियां करने में भी काफी मदद की, और मुगल सल्तनत को इस लिहाज से दुश्मनों पर नजर रखने के लिए भी काफी मदद की। इसके अलावा जैसा कि उमर बता रहे थे कि हिरन मीनार की जो सीढ़ियां हैं वो चूने के पत्थर से बनाई गई हैं, और इसकी जो हाइट है वो 110 फुट है। अभी रिसेंटली इस पर काम हुआ है और उसमें 10 करोड़ का खर्चा किया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी जो रेनोवेशन हैं उस पर काम किया है। आज के लिए पब्लिक के लिए बंद है, बट इसके अलावा इस हिरन मीनार की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो इसके ऊपर आप देखें कि टोटल इस पर 210 स्क्वायर शेप के सर्कल्स मौजूद हैं, और ये 14-14 की तादाद में लकीरों की फॉर्म में बनाए गए हैं। तो ये इसका हम थोड़ा सा एक डिजाइन आपको अगर हम समझा सके तो उसके काबिल हुए। बाकी यहाँ पर कश्ती रानी करने के लिए लाइफ जैकेट जरूरी है, क्योंकि ये तालाब काफी गहरा है, तो यहाँ पर जो लाइफ जैकेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तालाब बनाने का भी एक मकसद था। जो तालाब बनाया गया उसका मकसद ये था कि जो जानवर आए, जिन जानवरों का बादशाह जहांगीर शिकार करते थे, उन जानवरों को एक तरह से एक इंसेंटिव या हम कह सकते हैं, जानवर जो थे वो अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ आते थे, और फिर बादशाह जहांगीर जो थे वो यहाँ पे उनका शिकार खेला करते थे। तो ये कुछ डिटेल थी हिरन मीनार के बारे में, तालाब के बारे में और बारादरी के बारे में जो कि वहाँ बनाई गई। आज हमने बात की हिरन मीनार के बारे में, और हम लोगों ने आपको हिरन मीनार विजिट कराया। इसके अलावा हमने बादशाह जहांगीर और उनके पालतू हिरन यानी मानसराज की दास्तान सुनी, जो कि बहुत ही दिल को छू जाने वाली थी। बहरहाल लिसनर्स, हिरन मीनार की तरफ ही जाते हैं, और आपको बताते चलें कि जो हिरन मीनार के आसपास तालाब है उस तालाब की सफाई का बड़ा ख्याल रखा गया है। यानी आपको उस तालाब में कोई भी बॉटल्स और शॉपर्स वगैरह गिरे हुए नहीं मिलते, और वहाँ पर मौजूद जो सयाह हैं वो भी इस मीनार की सफाई का, इस तालाब की सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक नेशनल पार्क बनाने का प्लान कर रही है, जहाँ पर और जंगली हयात के साथ साथ 200 हिरन छोड़ने का प्लान है, और कुछ हिरन यहाँ पर आज़ाद किए जाएंगे जो कि माहौल की जो खुशगवारी है उसमें भी इजाफे का बाइस बनेंगे, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो वाइल्ड लाइफ है उसमें भी इजाफे का बाइस होंगे। बाकी उमर कुछ बताना चाहते हैं? जी उमर, क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अलिशबा, यही है कि यहाँ के सियाह जो हैं वो भी बहुत ज़िम्मेदार हैं और सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। और इसके अलावा जो शेखुपुरा के लोग हैं वो भी बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से खुशामदीद कहते हैं, आने वालों को बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल करते हैं, बड़े ही मेहमान नवाज हैं शेखुपुरा के जो लोग हैं। और इसके अलावा वैसे मैं देख रहा था कि शेखुपुरा की कौन कौन सी मशहूर शख्सियात हैं, तो वारिस शाह आप जानते हैं कि जिन्होंने हीर लिखी, उनका ताल्लुक भी शेखुपुरा ही से है। बाकी क्रिकेट से आजकल तो वैसे भी सबको क्रिकेट का बुखार जो है वो चढ़ा हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। तो क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें तो राना नवीदुल हसन जो है उनका ताल्लुक शेखुपुरा से है। बाकी अगर हम शेखुपुरा ही की बात कर रहे हैं तो मोहम्मद आसिफ एक बहुत शानदार फास्ट बॉलर, यानी वसीम अकरम के बाद अगर कोई और शानदार फास्ट बॉलर आए हैं पाकिस्तान की
تاریخ میں بہت سے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جن کو میں ریٹ کرتا ہوں، اور میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، وسیم اکرم کے بعد سب سے شاندار تو وہ محمد آصف ہی ہے۔ اس کے علاوہ عاقب جاوید ایک اور فاسٹ بالر، ان کا تعلق بھی شیخو پورہ سے ہی ہے۔ خیر ہم شیخو پورہ کی باتیں کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ساتھ میں یہ انفارمیشن بھی شیئر کر دوں، لیکن یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ اتنے اچھے کرکٹر شاید ہو نہ ہو، کچھ ایسے ان کے ہیں۔ ایک کیچ بہت مشہور ہے جو کہ انہوں نے مشتاق احمد کی گیند پر کیا، اس کے علاوہ یہ کہ انڈیا کے اگینسٹ ایک ہیٹ ٹرک، لیکن سب سے زیادہ مشہور یہ کوچنگ کے حوالے سے ہوئے، لاہور قلندرز کے حوالے سے انہوں نے بڑے ہی ایک گراں قدر خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں، اور پاکستانی ٹیم کو بھی اب ڈیولپ کرنے میں اور ری ڈیزائن کرنے میں کہہ سکتے ہیں، جو ابھی ٹیم کھیل رہی ہے ورلڈ کپ میں، ان کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم شیخو پورہ کی بات کریں تو اس کی 5 تحصیلیں ہیں، اور باقی انفارمیشن شیئر کرتے جائیں گے، لیکن باقی کچھ میسیجز ہیں جو کہ الشما نے شو میں شامل کرنے ہیں۔ جی تو لسنرز میسیجز کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ شروع ہو چکا ہے، اور لگتا ہے سارے لسنرز گئے ہوئے ہیں بھائی ہرن مینار، اتنے میسیجز، اتنا اچھا فیڈ بیک۔ تو لسنرز میسیجز کچھ ایڈ کرتے چلیں، تو ہمارے پاس سب سے پہلا میسیج آیا ہے اسلام آباد سے سیدہ فروا علی کا، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہرن مینار کے پاس ایک ہرن گھر بھی موجود ہے، جہاں پہ انہوں نے کچھ ہرن لا کے رکھے ہوئے ہیں، اور ہرن کی مختلف اقسام وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ کو ڈفرینٹ ہرن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بالکل فروا، آپ نے بالکل صحیح کہا، یہاں پر بہت خوبصورت قسم کے ہرن موجود ہیں، اور ہرنوں کی مختلف اقسام موجود ہیں، لائک اسپاٹڈ ڈیئر بھی میں نے یہاں دیکھا، اس کے علاوہ یہاں پہ ایک طرف میں نے سفید ہرن بھی دیکھا، اور بھی کئی اقسام موجود ہیں ہرنوں کی۔ اس کے علاوہ ایک اور میسج ہے ہمارے پاس کراچی سے، جہاں سے بلوچ کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ منتھ پلان کر رہے ہیں شیخو پورہ وزٹ کرنے کا، تو وہ لازمی یہاں جائیں گے۔ بالکل جہاں سے آپ یہاں جائیے گا اور اس جگہ کو لازمی وزٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ زینب سمیہ ہے راولپنڈی سے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہرن مینار انہیں بہت پسند آیا، کیونکہ یہاں پر جو باغ موجود ہے، یہاں پر جو تالاب ہے، اور یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، وہاں پر سکون بہت زیادہ ہے۔ بالکل اس طرح کی انوائرمنٹ میں سکون کا ایک عنصر ہوتا ہے جو آپ کو ملتا ہے، خاموشی، سکون، اور ایک خوبصورتی کا عنصر ہے جو آپ کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میسج ہے ہمارے پاس راولپنڈی سے ہی قدسیہ صاحبہ کا، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہرن مینار کے پاس جو تالاب موجود ہے، وہاں پہ سن سیٹ کا ویو انہیں بہت پسند ہے۔ چلیں جی، ہم تو سن سیٹ تک نہیں رک سکے، بٹ نیکسٹ ٹائم جائیں گے تو سن سیٹ تک لازمی رکیں گے۔ جی تو لسنرز، یہ تھے کچھ میسیجز ہمارے، اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ٹائم بالکل اینڈنگ کی جانب جا چکا ہے، وقت اپنے اختتام کی جانب گامزن ہو چکا ہے، اور اسی طرح آپ سے باتیں کرتے کرتے وقت ختم ہو جاتا ہے، اور یقین کریں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وقت کیسے ختم ہو گیا۔ تو لسنرز، آپ کی ہوسٹ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، یا کوئی بھی بات ہم سے ایسی سرزد ہوئی ہو جو کہ آپ کی سمع خراشی کا باعث بنی ہو، تو درگزر کر دیجیے گا، دل سے نہیں لگائیے گا، کیونکہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو ہی جاتی ہیں، انہیں دل سے نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے، اور دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ باقی آگے رمضان کی آمد ہے، اور اپنے نئی صبح ویب ریڈیو کی پوری ٹیم کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کے فیڈ بیک سے، آپ کی اتنی اچھی باتوں سے ہی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم یہاں آئیں، آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کریں، آپ لوگوں کے ساتھ وقت بتائیں، اور ہمیں بھی ایک طرح سے بریک مل جاتا ہے، آپ لوگوں کو بھی ایک طرح سے بریک مل جاتا ہے، تو یہ کافی اچھا ایک سلسلہ رہتا ہے۔ باقی اب ٹائم بالکل اینڈ ہو رہا ہے لسنرز، تو اپنی ہوسٹ، اپنی دوست کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ شو میں۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ جی تو لسنرز، الشما تو سائن آف کر چکی ہیں، اور باقی آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی سن کر بہت اچھا لگا، یعنی ہمارے جو لسنرز ہیں وہ بھی فیڈ بیک شیئر کرتے کرتے کانٹینٹ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے، اور اسی طرح سے کرتے رہیے۔ باقی یہ ہے کہ کچھ اور میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں۔ فراز ندیم ہے چلو بورڈ لاہور سے، اور وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو ذکر کیا شیخو پورہ کا، تو اس کا پرانا نام جو ہے وہ جہانگیر پورہ تھا، لیکن جو جہانگیر ہیں ان کی والدہ ان کو پیار سے شیخو کہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے بعد میں اس علاقے کا نام جو ہے وہ شیخو پورہ رکھ دیا گیا۔ تو بہت بہت شکریہ فراز، زبردست، بہت اچھی انفارمیشن نکال کر لائے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ اگر ہم آگے بڑھیں تو طاہا غزالی لاہور سے ہیں، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کرکٹ کا ذکر تو کر دیا، لیکن یہ بتا دیں کہ پاکستان کے میچز کب ہیں T20 ورلڈ کپ میں۔ خیر یہ میری ڈومین نہیں ہے، باقی نئی صبح کے جو یوٹیوب چینل ہے، اسی طرح سے نئی صبح ویب ریڈیو ہے، وہاں پر آپ بہت سی انفارمیشن سنتے رہتے ہیں، اور اس میں جو بھی ہو رہا ہو دنیا بھر میں اس کا ذکر بھی ہوتا ہے، جس میں سے ایک
वर्ल्ड कप भी है जो कि 7 फरवरी से लेकर और 8 मार्च तक खेला जाना है। 20 टीमों के दरमियान 55 मैचेस होंगे इसमें। खैर, इससे पहले मुझे कहा जाए कि आप पाकिस्तान के रंग नई सुबह के संग ही में रहिए, खेल की दुनिया ना स्टार्ट कीजिए, आप मुझे इजाज़त ही दे दीजिए, यानी कि अब हमारी इजाज़त का वक्त हुआ चाहता है। बाकी ये क्रिकेट भी तो पाकिस्तान ही का एक रंग है ना, और उम्मीद है कि ये जो रंग है पाकिस्तान का ये गालिब आ जाएगा पूरी दुनिया पर और इस बार जो है पाकिस्तानी चैंपियन बनेगा। बाकी वक्त खत्म हो गया, अब मुझे भी इजाज़त दीजिए। मेरी कोई भी बात ऐसी जो कि आपकी तबीयत पर गिरा गुजरी हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ और अपने रब के हुजूर भी तौबा का तलबगार हूँ। और वो कहते हैं ना कि मेरे सिवा तेरे बेशुमार बंदे हैं यार, पर तेरे सिवा मेरा कोई खुदा नहीं, इसलिए हमें अल्लाह ताला के सामने हमेशा तौबा करते रहना चाहिए और अपने गुनाहों पर, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते रहना चाहिए। इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आप मुझे और नई सुबह वेब रेडियो की पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। जैसे कि प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा, एग्जाम्स हो रहे हैं तो ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान आ रहे हैं तो दुआओं को मज़ीद बढ़ा देना है आपने। बाकी ये कि इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।